हम देखते हैं क्विक रिवीजन। अब लेबर लॉ का जो मॉड्यूल 4 है, FILLB 3 ईयर सेमेस्टर 1 का और TYBA LLB सेमेस्टर 5 जो 5 ईयर BA LLB का है, दोनों को सिलेबस सेम है और क्वेश्चन पेपर भी सेम आते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी के जो न्यू पैटर्न है 75-25 पैटर्न, न्यू सिलेबस के अनुसार। जैसे मॉड्यूल 4 है, इसमें टोटल 4 मॉड्यूल है, जैसे कि आपको पता है मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4। तो मॉड्यूल 4 है वेजेस कोड 2020, जो वेजेस कोड 2019 जैसा ही है वही है 99%। तो मिनिमम वेजेस एंड पेमेंट ऑफ वेजेस, पेमेंट ऑफ बोनस, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज और मिसलेनियस, ये 4 टॉपिक पर इस पर अराउंड 25% आपका क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस आते हैं। तो बैकग्राउंड जो है इसका, तो वेजेस कोड 2019 जो है रिफर टू द कोड ऑन वेजेस 2019 विच वाज पास्ड बाय पार्लियामेंट एंड रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल असेंट ऑन 8 अगस्त 2019। तो इसका बैकग्राउंड या इंट्रोडक्शन लिखने में बहुत काम आता है। तो वेजेस कोड 2020, देयर इज नो सेपरेट वेजेस कोड एनेक्टेड इन 2020, ये आपको ध्यान में रखना है। हाउएवर रेफरेंसेस टू द वेज कोड 2020 ऑफन अराइज बिकॉज, इसके पीछे दोनों रीजन ये है 20, वैसे आपके इसमें 2020 लिखा है, इसका मतलब 2019 का जो अमेंडेड और जो इसमें जो एडिशन है थोड़े बहुत, तो वो 2020 तक के आपके सिलेबस में, इसलिए इसको वेज को 2020 इसमें आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो ये सेपरेट वेज नहीं है, 2020-2019 वाला जैसा ही है, लेकिन इसमें जो रेफरेंस ऑफन इसलिए अराइज करता है कि रूल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कोड ऑन वेजेस 2019 वेर बीइंग फ्रेम्ड एंड फाइनलाइज्ड ड्यूरिंग 2020 एंड बियॉन्ड, इसलिए इसको वेज कोड 2020 भी बोलते हैं। जैसे कोड है वेज का 2019 है सिग्निफिकेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन है इंडिया का, क्योंकि पहले क्या बहुत सारे लॉज थे, इसको एक साथ कन्फाइन और कंसोलिडेट और सिंप्लीफाई करने का काम ये वेज कोड 2019 ने किया है। जैसे 4 केबर लॉ रिलेटेड टू वेजेस जो थे आपके, इसके जो मेन एम है जो इस जो कोड का, वो है कि ये सिंप्लीफाई करता है कॉम्प्लेक्स वेजेस स्ट्रक्चर को, कंसोलिडेट करता है लॉ को, और उसके बाद ये इंश्योर करता है कि आपकी ये जो यूनिफॉर्म डेफिनेशन है वेजेस की, वो उसमें वो कायम रहे। उसी के साथ ये बचाता है जो वर्कर्स के राइट्स को, और उसको जो पहले जो एक्सप्लॉयटेशन होती थी उसके फेयर पेमेंट ऑफ वेजेस के बारे में, तो उसके बहुत सारे प्रोविजंस प्रावधान ये करता है। ये प्रमोट करता है कॉम्प्लायंस एंड रिड्यूस लिटिगेशन को, ये बचाने की कोशिश करता है। तो वेज कोड का ये जो मेन पर्पस है, ऑब्जेक्ट है, अगर आप देखते हैं तो ये रिप्लेस किसको करता है, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 को रिप्लेस करता है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 को रिप्लेस करता है, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 को रिप्लेस करता है, और उसी तरह से इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट ऑफ 1976। ये 4 इंपॉर्टेंट जो पहले के एक्ट थे, जो अभी आपको सिलेबस में नहीं है, अब आपको कोड है, तो वो इसको रिप्लेस करता है। तो की फीचर्स जो है इसके, जैसे वेजेस को डिफाइन करता है ये वाला कोड की, ये बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस और रिटेनिंग अलाउंस, ये चीज़ें जो है कि आपके वेजेस में कैलकुलेट होगी, और ये एक्सक्लूड करता है बोनस को, HRO को, ओवर टाइम को, कन्वेंस अलाउंस एंड अदर प्रोवाइडेड दे डू नॉट एक्सीड 50% ऑफ द टोटल रेम्युनरेशन। तो की फीचर्स हम इसके देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इस कोड में, ये एप्लीकेबल किसको किसको होगा कोड, ये ऑल एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो इन सब चीज़ों को जो है कि ये कोड अप्लाई करता है। नेशनल मिनिमम वेजेस जो है कि ये कोड इंट्रोड्यूस करता है नेशनल मिनिमम वेज पूरे इंडिया में, जो मेन मिनिमम बेस लाइन होगा वेज का पेमेंट का अक्रॉस द कंट्री, अलाउइंग फॉर स्टेट वाइज वेरिएशन बेस्ड ऑन लिविंग कॉस्ट। पहले अलग अलग हुआ करता था, उसको अभी एक ही जो उन्होंने बेस लाइन बना दी है कि इस कोड में। अब फ्लोर वेज है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट विल फिक्स अ फ्लोर वेज, स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट सेट देयर मिनिमम वेजेस बिलो दिस फ्लोर एज वेज। तो उसी तरह से पेमेंट ऑफ वेजेस जो है, ऑल एम्प्लॉयज आर एंटाइटल्ड टू रिसीव वेजेस इन कैश, चेक एंड डिजिटल मोड, एंड वेजेस मस्ट बी पेड मंथली, वीकली, डेली डिपेंडिंग ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द टाइप। इक्वल रेम्युनरेशन जैसे प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को ऑन ग्राउंड्स ऑफ जेंडर इन मैटर रिलेटेड टू वेजेस एंड रिक्रूटमेंट फॉर सिमिलर वर्क। तो ये सारे प्रोविजंस है जो नए कोड में, जो हम इसको फटाफट देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हर आंसर में आपको कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखने होंगे जब इस तरह के क्वेश्चंस इस कोड पर आएंगे। बोनस जो है, एम्प्लॉय अर्निंग बिलो द नोटिफाइड वेज थ्रेशोल्ड एलिजिबल फॉर एनुअल बोनसेस, जैसे मिनिमम बोनस 8.33% मिनिमम बोनस उनको देना ही होगा, मैक्सिमम बोनस 20% ऑफ द वेजेस के नहीं हो सकेगा, तो दोनों के लिए बेनिफिट। एम्प्लॉयर ऑब्लिगेशन होगा, एम्प्लॉयर की ड्यूटी होगी कि वो पेमेंट ऑफ वेजेस विदाउट अनऑथराइज डिडक्शन करे, या मेंटेनेंस ऑफ वेजेस रजिस्टर वो उसको मेंटेन करना है, उसी तरह डिस्प्ले उसको करना है वेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन एट द वर्क प्लेस, कॉम्प्लायंस विद द इंस्पेक्शन एंड ऑडिट, इसमें पहले जो धांधली होती थी उसको ट्रांसपेरेंसी और बंद करने के लिए ये सारे प्रोविजंस जो एम्प्लॉय पे ऑब्लिगेट हो जाएगा, क्योंकि वो फिर किसी के अनवांटेड डिडक्शन नहीं कर पाएगा, और ये सारी चीजें जो इसमें प्रोविजंस इस वेज कोड में की गई। पेनल्टी के भी प्रोविजंस है,
जैसे नॉन पेमेंट और डिलेड पेमेंट ऑफ वेजेस अट्रैक्ट्स पेनल्टी टू एम्प्लॉयर। उसी तरह एम्प्लॉयर में फेस फाइन्स और इम्प्रिजमेंट फॉर रिपीटेड ऑफेंसेस। ये सारे प्रोविजंस इस कोड में 2019-2020 के कोड में दिए हुए हैं। सिंप्लीफिकेशंस ऑफ कंप्लायंस देखते हैं, जैसे इम्प्रूवल ट्रांसपेरेंसी इन वेज पेमेंट, रिडक्शन इन वेज रिलेटेड डिस्प्यूट्स। इसको क्रिटिसाइज इसलिए करता है कि एम्बिग्यूटी है फ्लोर वेज को लेके, मेथोडोलॉजी जो है इसकी डिटरमाइनिंग द फ्लोर वेज इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। और इसी तरह से लिमिटेड कवरिंग इनफॉर्मल सेक्टर को है, या इम्प्लीमेंटेड इशू में क्यों अभी तक ये इम्प्लीमेंट पूरी तरह से नहीं हुआ है या नहीं हुआ है, इज स्टिल ऑन पेपर। तो इसके पीछे जो बहुत सारे चैलेंजेस है वो। और द कोर्ट में भी लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन इनफॉर्मल वर्कर्स हु मेक अप सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स। इसको अगर आप नोट अगर इसका देखते हैं तो ये स्टेप टूवर्ड्स स्ट्रीमलाइनिंग इंडियाज वेज लॉ है, एनहांसिंग वर्कर्स। इसके सक्सेस डिपेंड करेगा इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन पे, अवेयरनेस प्रोग्राम पे और सारी चीजों पे। अब डिटेल में देखते हैं कि वेज कोड 2019 कॉमनली रिफर जिसको करते हैं वेज कोड 2020। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर हमको वेज कोड 220 है, हमको नोट्स खाली वेज कोड 2019 के मिल रहे हैं। तो आपको सबको बताना चाहूंगा कि आपका जो मुंबई यूनिवर्सिटी का FY LLB का जो सिलेबस है उसको फ्रेम इस तरह से किया गया है कि आने वाले 5 साल तक उसको सिलेबस चेंज ना करना पड़े, इसलिए उसको वेज कोड 2020 जो उन्होंने शायद लिखा हुआ है। तो आप वेज कोड 2019 भी पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं तो वेज कोड 2020 ही है। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं है अगर देखेंगे तो। सेपरेट लेजिस्लेशन नहीं है बट रिफ्लेक्ट करता है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेम लेजिस्लेशन जर्नी। जैसे जो रूल्स जो उसके ऊपर बने हैं वेज कोड 2019 वो अपडेट किए हैं वेज कोड 2020 में, बस ये क्लेरिफाइज द कंफ्यूजन आई थिंक। तो इसको आप सब लोग ध्यान में रखिएगा। अभी वेज कोड 2019 जो है जिसको आप पार्लियामेंट ने, जैसे हमने पहले पढ़ा है कि 8 अगस्त 2019 को उसको पास किया था, उसको याद भी ऐसे रख सकते हैं जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त को शुरू हुआ था तो उसके एक दिन पहले से। वेज कोड 2020 देयर इज नो सेपरेट वेज कोड इन 2020, अभी क्लियर कर लीजिए आप। However, reference to the wage code 2020 often arises because rules of the implementation of the code। अब दोनों में डिफरेंस क्या है हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव स्टेटस को ये एनेक्टेड लॉ है आफ्टर पासिंग इन द पार्लियामेंट 2019। वेजेस जो है रिफर करता है प्रोसेस को ऑफ फ्रेमिंग ऑफ रूल्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ 2019। तो सब्सटेंस जो है इसका है तो ये बहुत बार ये लेजिस्लेटिव लॉ का ये काम करता है कि सब्सटेंस डिफाइंस द प्रोविजन फॉर वेजेस, फ्लोर वेज, बोनस और इक्वल रेम्युनरेशन। इन्वॉल्व करता है प्रोसीजरल रूल्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन। जब तक वो पेपर पे है तब तक वो वेज कोड 2019 है, जैसे ही वो फंक्शन और रूल करना चालू करता है तो वो बन जाता है वेज कोड 2020। इसको आपको ध्यान में रखना है। इम्प्लीमेंटेशन दे नोटिफाइड एज ए लॉ इन 2019, एनफोर्समेंट awaited until rules are finalized, draft rules are discussed and refined in 2020। फोकस जो करता है कोर प्रोविजन ऑफ द कोड एप्लीकेबल अक्रॉस इंडिया, ये रूल मेकिंग प्रोसेस एंड ऑपरेशन डिटेल आर वेलकम। की प्रोविजन इसके देखते हैं जो कॉमन है दोनों के लिए, सबके लिए। यूनिफॉर्म डेफिनेशन है वेजेस, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लोर वेजेस। तो फ्लोर वेजेस क्या है ये भी आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं तो इसको आप पढ़ लेना। रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लेबर लॉस या प्रोहिबिशन ऑफ जनरल डिस्क्रिमिनेशन इन वेजेस, बोनस प्रोविजंस आर एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयज। तो इसके जो आपको ऐसे अंदाजा लगा लेना है कि इसके जो क्रीम जो इसके क्वेश्चंस है वो है फ्लोर वेजेस या यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ वेजेस। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एक्सपेक्टेड है क्योंकि ये जो इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनाता है। करंट स्टेटस जो है एज ऑफ नाउ कोड ऑफ वेजेस 2019 अलॉन्ग विद 3 अदर लेबर कोड्स जैसे इंडस्ट्रियल रेगुलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड, ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। तो आपको जो है कि ये जो कोड्स है आपको फाइनल ईयर जो आपके सिलेबस में है, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको जो है कोड ऑफ वेजेस 2019 जिसको 2020 भी बोलते हैं इस वो आप लोगों को है। और ये सारे कोड जो है कि ये अभी तक पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुए, ये इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आर वर्किंग टू फाइनलाइज एंड अलाइन द रूल्स बट यू हैव टू स्टडी now only and this is there in your syllabus so you have to do it thoroughly। क्लैरिफिकेशन जो है टर्म वेजेस का 2020 ये एनकाउंटर करता है टिपिकली पर्टेन को ऑनगोइंग प्रोसेस डेवलपमेंट 2020 टू ऑपरेशनलाइज कोड ऑफ 2019। उसके बाद स्टेक होल्डर कंसल्टेशन 2020 के लिए भी जो उसमें मंगाए गए। तो ये अब देखते हैं कि डिटेल में जो आपके सिलेबस है हमने अभी तक जो देखा उसका बैकग्राउंड है, क्योंकि अगर वो नहीं समझोगे तो आपको ये नहीं समझ में आएगा, इसका रिलेशन पूरा यहाँ पे है। तो ये जो 4 टॉपिक है तो और पहले का इंट्रोडक्शन उसको मिला के आपको 25% मीन्स अराउंड जो इसमें भी 20 to 25% 20 to 25 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं जो 75 मार्क्स से है आपके ऑप्शनल को मिला के तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। मिनिमम वेजेस एंड पेमेंट ऑफ वेजेस हम देखते हैं कि ये जो पहला टॉपिक है आपका ये वाला हम देखते हैं डिटेल में। तो ये जो कोड है 2019 का जो पार्लियामेंट जो पाथवे है आपको पता है कि ये जो 4 एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 या पेमेंट वेजेस एक्ट 1936, रेम्युनरेशन एक्ट 1976 या पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, कि इसको जो है कि ये एक कॉमन
वेज कोड बनाता है, और इसमें जो मिनिमम जो प्रोविजंस है जो इसके मिनिमम वेजेस अंडर द वेज कोड में, तो एप्लीकेबिलिटी देखेंगे तो कोड एक्सटेंड टू ऑल एम्प्लॉइज अक्रॉस सेक्टर इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग बोथ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, unlike the provision of minimum wages act which applied only to specific scheduled employment. The code over covers all workers, thereby ensuring the वाइडर प्रोटेक्शन। इसका जो फ्लोर वेज है इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ए फ्लोर वेज इज नोटेबल फीचर इसका जो है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट सेट्स अ फ्लोर वेज बेस्ड ऑन द रीजनल वेरिएशन इन द कॉस्ट लिविंग। स्टेट्स अथॉरिटी जैसे स्टेट कैन नॉट सेट मिनिमम वेज बिलो द फ्लोर वेज बट आर अलाउड टू प्रिस्क्राइब हायर वेजेस डिपेंडिंग ऑन द रीजनल इकोनॉमिक कंडीशन। तो जो फ्लोर वेज होगा तो मिनिमम वेज होगा कि जो इसके अंदर होगा कि उतना आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग को उसको टैकल करने के लिए वो फ्लोर वेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मिनिमम वेजेस फिक्सेशन जैसे इसमें कि ये भी डिटर्मिनेशन कंसिडर जैसे स्किल लेवल है वर्कर्स का कैटेगराइज इनटू अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड एंड हाईली स्किल्ड, इस हिसाब से उनका मिनिमम वेज फिक्स होगा। और नेचर ऑफ वर्क जिसमें वेज कैन नॉट बी टाइम फॉर एग्जांपल डेयरी और मंथली पीस रेट बेस्ड। और वेज का रिवीजन के भी प्रोविजन इसमें कि द वेज इज टू बी रिवाइज्ड एवरी 5 ईयर। दिस इंश्योर करता है वेज स्ट्रक्चर को अलाइन विद द इन्फ्लेशन, जो महंगाई दर जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो कंपोनेंट ऑफ मिनिमम वेजेस के जो होंगे वो क्या बेसिक पे अलाउंस सच एज हाउस रेंट अलाउंस या डियरेंस अलाउंस, डीए जिसको बोलते हैं, ट्रेवलिंग अलाउंस, ये सब जो होंगे कि वेजेस में इंक्लूड किए जाएंगे। ओवर टाइम पेमेंट जैसे है कि द कोड इंश्योर्स ओवर टाइम वेजेस at double the ordinary rate for workers, it requires to work beyond the prescribed hours। तो ओवर टाइम के भी प्रोविजन इसके अंदर उसको पेमेंट देने के प्रोविजन जो इस कोड में वो करता है सभी के लिए। तो उसके बाद एक्सम्पशन जो है इसका एम्प्लॉइज इंगेज इन फैमिली बेस्ड एंटरप्राइज, फैमिली बेस्ड है बिजनेस एम्प्लॉई है तो क्रॉस जहाँ पे क्लोज रिलेटिव में रिसीव एक्सम्पशन फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस। तो ये जो पहला पॉइंट है आपका मिनिमम वेजेस अंडर द कोड, इसको अप्लीकेबल कहाँ होगा, फ्लोर वेज क्या होगा, मिनिमम वेज क्या होगा, वेज रिवीजन कैसे होगा 5 ईयर्स में, और मिनिमम वेजेस जो बेसिक पे और अलाउंस होगा वो क्या क्या कवर होंगे, और ओवर टाइम भी इसमें होगा, ये इसके प्रोविजन है। उसके बाद पेमेंट ऑफ वेजेस अंडर दिस कोड 2019, ये टाइमली पेमेंट जो एम्प्लॉयर्स आर मैंडेट टू पे वेजेस प्रॉम्प्टली और टाइमली। तो डेली वेजेस जो वर्कर के एट द एंड ऑफ वर्क डे उनको मिलना चाहिए, वीकली वर्कर्स ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक, उससे फोर्टनाइट वर्कर जो है विद इन द 2 days एट द एंड ऑफ द वेज पीरियड, एंड द मंथली वर्कर बिफोर द 7th डे ऑफ सिक्योरिंग मंथ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एम्प्लॉयर को ये लायबल हो जाएगा कि आपको ये वेज ये डेडलाइन के अंदर आपको टाइमली पेमेंट करना ही है। मोड ऑफ पेमेंट के भी प्रोविजन करता है कि या तो आप उसको कैश में करोगे, एम्प्लॉयर करेगा, या चेक में, या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर वे में वो उसको पेमेंट कर सकता है, ये वेज कोड बोलता है। डिडक्शन जो बोलता है कि कोड रेस्ट्रिक्ट द डिडक्शन ऑफ 50% ऑफ टोटल वेजेस, जो भी टोटल वेजेस है उसके 50% से ज़्यादा किसी भी एम्प्लॉयर ने डिडक्ट नहीं करनी है। जैसे बट दिस डिडक्शन में इंक्लूड फाइन्स फॉर मिसकंडक्ट, लेट अटेंडेंस निग्लिजेंस, या लोन्स और एडवांस लोन्स, स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन जैसे पीएफ है, ईएसआई है, या डिडक्शन ड्यू टू लॉस और डैमेज कॉस्ट टू बाय द वर्कर। ये प्रोहिबिट करता है प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड डिडक्शन, अनऑथराइज्ड डिडक्शन स्ट्रिक्टली प्रोवाइडेड एंड एनी डेविएशन अट्रैक्ट्स पेनल्टीज। इसके जो ग्रीवियंस है रिड्रेसल मैकेनिज्म के कि एम्प्लॉय एग्रीव्ड और डिलेड और नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस कैन अप्रोच ए फैसिलिटेटर अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर द कोड। ये 2 ईयर का टाइम इसको जो लिमिट होता है is provided for filing claims related to the wage payment। So these are the provisions which we have to see under this। की चेंजेस जो है इंट्रोडक्शन जो इसमें किए हैं वेज में, की एक यूनिवर्सल कवरेज है कि द कोड एलिमिनेट द वेज थ्रेशोल्ड। पहले जो 24,000 अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में 24,000 का जो थ्रेशोल्ड था वो अभी एक्सटेंड कर दिया है टू ऑल एम्प्लॉयज रिगार्डिंग द वेज लेवल और द इंडस्ट्री। ये सिंप्लीफाई करता है कॉम्प्लेक्स को, द कंसल्टेशन ऑफ 4 वेज रिलेटेड लॉस, रिड्यूसेस रेगुलेटरी ओवरलैप, क्योंकि ओवरलैप करते थे कि एक एक्ट अलग बोलता था दूसरा एक्ट अलग करता था, तो यूनिफॉर्म डेफिनेशंस ये लेके आया। जैसे वेजेस की अब यूनिफॉर्म डेफिनेशन सारे लेबर लॉ के लिए ये वेज कोड लेके आता है, इंश्योर कंसिस्टेंटी अक्रॉस द सेक्टर। फ्लोर वेज मिनिमम वेज की जो रिलेशनशिप है, बाय मैंडेटिंग ए फ्लोर वेज द कोड प्रिवेंट स्टेट्स फ्रॉम प्रिस्क्राइबिंग वेरियस जो इसके अंदर वेजेस है प्रमोटिंग द पार्टी के लिए। तो ये वेज पैरिटी को जो है खत्म करता है। उससे इधर टेक्नोलॉजी देखेंगे इंटीग्रेशन का, तो डिजिटल मोड पेमेंट आ गया है, एंड एनकरेज द प्रमोट ऐसे अकाउंटेबिलिटी एंड कर्ब इन ऑल प्रैक्टिसेस इन वेज डिसबर्समेंट। तो इसलिए जो है अभी इसके भी प्रोविजन कर लिए। जो स्टिकर पेनल्टीज इसमें डाल दी है, जैसे नॉन पेमेंट एंड अनऑथराइज्ड डिडक्शन फाइन्स। अगर एम्प्लॉय कोई जो है कि एम्प्लॉयर जो है कि एम्प्लॉय का नॉन पेमेंट करता है या अनऑथराइज डिडक्शन करता है तो उसको फाइन 50,000 से 1 लाख एक जन के पीछे हो सकता है। रिपीट ऑफेंडर्स में फेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 months ऑल्सो। तो इस तरह के स्ट्रिक्ट प्रोविजन
भी कर दिए गए, जिससे कि एम्प्लॉय को जो है कि उसके बेनिफिट मिल सके। इंपॉर्टेंस ऑफ द कोड फॉर वर्कर देखेंगे तो वाइडर कवरेज करता है। ऑल एम्प्लॉयज रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्टर और इनकम गारंटीड मिनिमम वेजेस वो करता है, उसको वेज सिक्योरिटी देता है। कोड इंश्योर्स फेयर वेजेस एंड प्रिवेंट्स आर्बिट्रेरी डिडक्शंस और एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिसेस। टाइमली डिस्पर्सल, दिस स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस ऑफ द वेजेस पेमेंट, जैसे कि हमने पहले देखा है इस वीडियो में कि रिड्यूस फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी फॉर वर्कर्स, ये करता है। फॉर एम्प्लॉयज देखेंगे तो ईज ऑफ कंप्लायंस, द सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉस reduces administrative burdens है। flexibility, employers can structure wage based and on skilled and performance while adhering to the minimum wage norms, उससे reduced litigation cost करता है ये। clear guidelines, minimum dispute relating to wages and deductions, ये सारी के provisions यहाँ पे होते हैं। challenges of implementation देखेंगे तो regional disparities है। the settings of the national floor wage might not adequately consider a variation in economic condition across different states। अवेयरनेस इशू है जो इसमें कि वर्कर्स आर ऑन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होते हैं, जो पढ़े लिखे बहुत बार नहीं होते हैं, रूरल एरिया से लैक करते हैं अवेयरनेस को, उनका राइट और कोड के बारे में, और इम्प्लीमेंट अभी तक हुआ नहीं है, कब तक होगा, कौन सा इम्प्लीमेंट हुआ है, उसके बारे में भी अवेयरनेस की थोड़ी सी कमियां हैं। एनफोर्समेंट जो देखते हैं कि एनफोर्समेंट मैकेनिज्म है कि वो थोड़ा सा लेजी भी है इसको लेके कि जो पहले की जो चली आ रही है चलन उसको ख़त्म करना और नए चलन को लाना, और पर्टिकुलर इन द सेक्टर विद हाई इनफॉर्मेलिटी, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। एम्प्लॉयर कंप्लायंस के लिए भी पूरी तरह से उसमें भी प्रोविजन क्लैरिटी नहीं है करके, ये थोड़ा सा लॉ जो है चैलेंजेस है जिसको लेना पड़ेगा। तो मिनिमम वेज अगर हम देखते हो कंपेरेटिव एनालिसिस, जो पहले मिनिमम वेज एक्ट था और कोड ऑफ वेजेस के 2019 जिसके अंदर अब ये वेज आ गया है, तो मिनिमम वेज अप्लाई टू द शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट की जो शेड्यूल था उसमें दिया हुआ था लास्ट में एक्ट के, उनको ही अप्लाई होता था, लेकिन अब जो ये वाला कोड है वो अप्लाई सबके लिए करेगा, तो ये एक बड़ा चेंजेस है। तो फ्लोर वेज कॉन्सेप्ट जो न्यूली एडिटेड है अंडर द कोड, तो ये फ्लोर वेज जो है कि न्यू कॉन्सेप्ट, ये इसके आने के चांसेस हमेशा एग्जाम्स में ज़्यादा रहेंगे क्योंकि ये नया है। पेमेंट वेज एक्ट 1936 और कोड वेज में देखेंगे तो जो वेज थ्रीशोल्ड लिमिट था पहले 24,000 का, तो वो अंडर द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट हैज़ बीन रिमूव नाउ, एंड द टाइमलाइन ऑफ द वेज डिसबर्समेंट स्टैंडर्डाइज अक्रॉस द कैटेगरीज ऑफ द वर्कर्स। और इससे देखेंगे तो इंश्योर टाइमली पेमेंट, अगर केस देखते हैं क्योंकि जैसे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और वर्कर्स वेर डिनाइड वेजेस फॉर द 3 months, अंडर द वेज कोड वर्कर्स अप्रोचेस द ग्रीवियंस अथॉरिटी विच ऑर्डर द एम्प्लॉयर टू पे द ड्यूज अलॉन्ग विद द कंपनसेशन फॉर द डिले। तो ये चेंज है बड़ा। उसी तरह से फ्लोर वेज इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट फिक्स्ड मिनिमम वेज बिलो द फ्लोर वेज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन एंड कंपेलिंग द स्टेट टू रिवाइज द मिनिमम वेज पॉलिसी। तो जो मिनिमम वेज पॉलिसी है, जो फ्लोर वेज सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, तो उससे ऊपर ही या तो उसके सेम होना चाहिए या ऊपर होना चाहिए, तो ये सारे प्रोविजंस इसमें दिए हुए हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि पूरा जो पहला आपका टॉपिक है तो वेजेस के ऊपर, मिनिमम वेजेस के ऊपर, और जो पेमेंट ऑफ वेजेस है, तो उसको हमने बहुत अच्छे से देखा है कि जो सेफगार्ड करता है राइट्स ऑफ वर्कर को, सिंप्लीफाई करता है कॉम्प्लायंस वर्कर्स के लिए, और एड्रेसिंग द वेज डिस्पैरिटी, अनऑथराइज डिडक्शन और डिले इन पेमेंट को भी वो रोकता है। जस्टिस अलाइन विद इंडियन लेबर स्टैंडर्ड को भी वो बेस्ट प्रैक्टिसेस में वो लेके आता है। तो इस तरह से हमने पहला वाला देख लिया है। देखते हैं अब पेमेंट ऑफ बोनस वेजेस ऑफ कोड में 2020 में पेमेंट ऑफ वेजेस के क्या क्या प्रोविजंस है उसके अंदर हम देख रहे हैं। तो ये जनरली कोड जो है कि क्लैरिटी देता है एलिजिबिलिटी, कैलकुलेशन, डिसबर्समेंट ऑफ बोनस। तो इसके जो की प्रोविजन है जो अप्लाई करेगा, तो प्रोविजन ऑल एस्टेब्लिशमेंट विद 20 और मोर एम्प्लॉयज़, तो आपको याद रखना है कि ये 20 और मोर एम्प्लॉयज़ होगा, वहाँ पे ये अप्लाई करता है। एस्टेब्लिशमेंट विद फीवर देन 20 एम्प्लॉयज़ कैन वॉलेंटरली अडॉप्ट दिस प्रोविजन। अगर कोई एम्प्लॉयर है बोलता है मेरे को 20 है लेकिन मुझे इस प्रोविजन में जाना है, तो वो जा सकता है, तो वॉलेंटरीली उसमें वो जा सकता है। एलिजिबिलिटी क्या होगी, द एम्प्लॉय अर्निंग मंथली वेजेस 21,000 और लेस आर एलिजिबल फॉर बोनस। उसी तरह से एम्प्लॉय मस्ट हैव वर्कड फॉर एटलीस्ट 30 डेज, उसका काम करना जरूरी है इन द अकाउंटिंग ईयर। एम्प्लॉयज डिसमिस्ड फॉर मिसकंडक्ट, फ्रॉड और थेफ्ट आर डिस्क्वालीफाइड, ये आपको ध्यान रखना। तो एलिजिबिलिटी बोनस के लिए कौन होगा, कि सबसे पहले जो है कि ये उस कंपनी के 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय होने चाहिए उस कंपनी में, इंडस्ट्री में, या फिर एस्टेब्लिशमेंट अगर चाहे कंपनी और इंडस्ट्री चाहे 20 से कम और वो इस प्रोविजन में आना चाहती तो आ सकती है। एलिजिबिलिटी जैसे 21,000 और लेस, वो भी इसके लिए एलिजिबल है इस वेज पॉलिसी के बोनस के अंदर। एम्प्लॉय मस्ट वर्क एटलीस्ट 30 डेज इन एन अकाउंटिंग ईयर, एंड एम्प्लॉय डिसमिस्ड फॉर मिसकंडक्ट, फ्रॉड एंड थेफ्ट विल बी डिस्क्वालीफाइड। मिनिमम मैक्सिमम बोनस के जो प्रोविजन है, जैसे हमने पहले भी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में देखा है कि एम्प्लॉय आर एंटाइटल्ड टू ए मिनिमम बोनस ऑफ 8.33% ऑफ देयर एनुअल वेज, जो साल का वेज है उसका 8.33%, और 100 विच एवर इज हायर। इवन द एम्प्लॉयर डज नॉट मेक अ प्रॉफिट, देन ऑल्सो द वेजेस इज टू बी
पेड। नाउ उसके बाद मैक्सिमम बोनस जो है इसमें 20% ऑफ एनुअल वेजेस उसका होगा, कि इससे ज़्यादा वो बोनस उसको नहीं मिलेगा। वेज कंपाउंडिंग ऑफ द बोनस कैलकुलेटेड वेजेस में क्या क्या इंक्लूड होता है, बेसिक वेज, डियर एंड अलाउंस, रिटेनिंग अलाउंस इफ एनी। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रखने के, बेसिक और डीए। वेजेस में जो है कि ओवर टाइम, हाउस रेंट अलाउंस, अदर अलाउंस, ट्रेवलिंग और कन्वेंस, ये सब चीज़ें उसमें कैलकुलेट वेज में नहीं होगी बोनस के पर्पस में। एम्प्लॉयर मस्ट पे बोनस विद इन 8 months ऑफ द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, से 8 महीने के अंदर एम्प्लॉयर को जो है कि वो बोनस देना कंपलसरी हो जाएगा। द बोनस इज लिंक्ड विद द एलोकेबल सरप्लस विच इज नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर द डिडक्शन स्टैट्यूटरी एक्सपेंसेस लाइक depreciation and taxes. If the surplus is insufficient for the minimum bonus, the shortfall can be adjusted using the set off provision against the future profit up to 4 years. तो ये चीज़ें आपको देखने की, applicable of surplus कहाँ पे होगा। उसी तरह सेट ऑन एंड सेट ऑफ के प्रोविजन है आपके इस कोड में, कि सेट ऑन मीन्स ऑल द allocable surplus exceeds maximum bonus requirement, the surplus can be carried to upward 2 to 4 years. This is a set off के प्रोविजन है। If there is no allocable surplus, the employer can set off the deficit एंड अगेंस्ट द फ्यूचर प्रॉफिट। अब इसके कैलकुलेशन अगर हम देखते हैं तो एक देखेंगे सिनेरियो, कंपनी XYZ है जहाँ पे 50 एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय है जो कि 18,000 पर मंथ अगर वो कमा रहा है इस वक्त इंटायर, मतलब 12 महीने में उसको 18,000 का उसको सैलरी है, उसकी पगार है। द कंपनी हैज़ अ एलोकेबल सरप्लस ऑफ अराउंड यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख का उसका एलोकेबल सरप्लस है। डिटरमाइन करते हैं कि इसका मिनिमम और मैक्सिमम बोनस इसका क्या होगा। तो 8.33% के हिसाब से 18,000 का अगर आप देखते हैं तो ये 17,996 इसका मिनिमम बोनस होगा। और उसको जो मैक्सिमम बोनस उस कंपनी ने उसको देनी है कि 20% एनुअल वेजेस, जो 18,000 का 12, तो 43,200 जो होगा मैक्सिमम बोनस, वो डिटरमाइन करेगा कंपनी एलोकेशन ऑफ द सरप्लस, जो इसमें 50 वर्कर्स के हिसाब से वो कर रहे हैं। चेक एलोकेशन सरप्लस, जैसे 10 लाख कैन कवर द बोनस पेमेंट, तो 43,000 he will receive, otherwise he will get a minimum bonus of 18,000, अराउंड 17,996 को मिनिमम बेनिस देना उसको कंपल्सरी हो जाएगा। इसका की चैलेंजेस के वाइडर कवरेज है और सिंप्लीफाइड डेफिनेशंस है, जैसे वेजेस के स्ट्रिक्ट टाइमलाइन है और ग्रीवेंस रिड्रेसल, जैसे 8 मंथ का स्ट्रिक्ट टाइमलाइन उसको देना ही है 20 और मोर एम्प्लॉय, और एम्प्लॉयज कैन अप्रोच द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड बोनसेस। और इसका प्रैक्टिकल बेनिफिट यह है कि एम्प्लॉय के लिए कि इंश्योर्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड मोटिव्स द एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, एंड द गारंटीज अ मिनिमम बोनस इवन इफ नॉन प्रॉफिटेबल ईयर्स। फॉर एम्प्लॉयर जो है कि यह क्रिएट परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव सिस्टम करता है, सिंप्लीफाइज कॉम्प्लायंस बाय इंटीग्रेटिंग वेरियस लॉस इनटू ए सिंगल कोड। इसके चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन जो है कि प्रॉफिट लाइक बोनसेस में नॉट benefit employees in a financial weak establishment, lack of awareness among workers especially in the organized sector अगर देखते हैं, difficulty in enforcement due to insufficient monitoring mechanism। इसके जो solutions है, the conduct awareness campaign for employees to know their rights, strengthen inspection and audits to ensure compliance, simplify grievances redressal to enable quick resolution of the dispute। तो ये चीज़ें आपको जो बोनस में आएंगे। पेमेंट ऑफ बोनस के एनी 10 to 15 गुड पॉइंट स्टूडेंट आपको अच्छे मार्क्स दे देंगे, और जो फुल लेंथ के लिए आते हैं तो 20 to 25 पॉइंट आपको जो भी आते हैं। अगर एक दो पॉइंट नहीं आता तो इसका मतलब पूरा आंसर नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है। आपको एनी 20 to 25 गुड पॉइंट्स लिखने होते हैं। अगर फुल लेंथ के हैं और शॉर्ट नोट के हैं तो एनी 10 to 15 गुड पॉइंट्स। तो इसको आप गुरु मंत्र याद रखिए। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ऑफेंस एंड पेनल्टीज। इस प्रोविजन में देखते हैं क्या क्या है इस कोड के अंदर। तो इसके की प्रोविजंस जो है ऑफेंस एंड पेनल्टी को लेके, कि ये फाइन भी कर सकता है, पेनल्टी भी दे सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी कर सकता है। तो कोई प्रोविजंस जो है इस कोड में कि फेलियर टू पे वेजेस और मिनिमम वेजेस, नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, द फेलियर टू पे वेजेस, मिनिमम वेजेस फॉर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अनऑथराइज्ड डिडक्शन कोई करता है कि जैसे हमने देखा कि 50% ऑफ वेजेस से ज़्यादा वो डिडक्ट नहीं कर सकता, तो अगर वो अनऑथराइज अगर कोई डिडक्शन करता है तो पेनल्टी आगे चल के आएगी। डिले करता है बोनस पेमेंट को 8 मंथ से ज़्यादा, 8 मंथ हो गए फिर भी बोनस नहीं दिया तो भी पेनल्टी के प्रोविजंस है, इम्प्रिजनमेंट के भी प्रोविजंस है। नॉन मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, अगर कोई एम्प्लॉयर जो है कि वो रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करता कि कितने वेजेस दिए, वर्किंग आवर्स के बारे में, ओवर टाइम के बारे में, या फिर अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन अगर वो नहीं रखता तो भी उसके जो इसमें ऑफेंस के इसमें प्रोविजंस है। या ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ऑब्स्ट्रक्शन इंस्पेक्टर जो भी इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जिसको ICF बोलते हैं, अगर वो आता है तो उसको डिनाई करता है एक्सेस के प्रीमाइसेस के लिए, रिफ्यूज करता है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जो भी इसके पेनल्टीज के प्रोविजन है। रिपीटेड वायलेशन करता है कोड में तो भी उसको पेनल्टी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों में जैसे कि
हमने देखा कि अगर वो फेलियर करता है वेजेस कवर में, अनऑथराइज्ड डिडक्शन, delayed in payments more than 8 years, non-maintenance of record, obstructing inspector to inspect the area, industry or the register book, और तो रिपीटेड ऑफेंस करता है तो ये सब इसको उसमें पेनल्टी है। मॉनेटरी फाइन्स जो है, और नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस, अगर जैसे इसने मिनिमम वेज पे नहीं किया तो उसको 50,000 का उसको जो एम्प्लॉयर को जो है कि फाइन आ सकती है। उसी तरह से रिपीटेड ऑफेंसेस है, फाइन अप टू 1 लाख और मोर, और इम्प्रिजनमेंट भी आ सकती है। फॉर रिपीटेड ऑफेंस अगर वो करता है तो 3 मंथ्स इम्पोज करेंगे उसके बाद, और उसको इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन। और कंपाउंडिंग ऑफेंस है, जैसे कि सर्टेन ऑफेंसेस सच एज कंपाउंडेबल बाय पेइंग प्रिस्क्राइब फी, यूजुअली जनरली 50% ऑफ द मैक्सिमम फाइन। द मैकेनिज्म अवॉइड्स प्रोलॉन्ग लिटिगेशन एंड प्रमोट्स कंप्लायंस। तो ये फटाफट इसके अंदर फाइन और इसके अंदर प्रोविजंस है, तो इस तरह के स्ट्रिक्ट प्रोविजन भी इसमें किए हुए हैं। एडिशनल पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस में अगर देखते हैं, इफ एन एम्प्लॉयर फेल्स टू रेक्टिफाई द वायलेशन विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड आफ्टर बीइंग पेनलाइज्ड, एडिशनल फाइन्स में बी लेविड। उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट पेनल्टी वायलेशंस लाइक एम्प्लॉयर्स वर्कर वर्किंग बिलो 14 ईयर्स अट्रैक्ट स्टिक पेनल्टीज एज पर द लॉ। तो इस तरह के प्रोविजन इसमें दिए हुए हैं। इसके अगर किसी के ग्रीवेंस है, किसी की कुछ कंप्लेन है, तो एजुकेट करने के लिए जैसे एम्प्लॉय कैन फाइल ए कंप्लेंट रिलेटेड टू द ऑफेंस कोड विद द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के बारे में एम्प्लॉय जो है कि जो भी वर्कर है वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है, और डायरेक्टली टू द अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। अपीलेट अथॉरिटी जो रिव्यू करती है पेनल्टीज और ग्रीवेंस को एंश्योर करती है ट्रांसपेरेंसी। तो ये सारी जो प्रोविजंस है इसमें दी हुई है। कि उसके एग्जांपल अगर देखते हैं ऑफेंस ऑफ पेनल्टी के, नॉन पेमेंट ऑफ, समझे किसी ने, किसी कंपनी ने, किसी इंडस्ट्री ने की जो एम्प्लॉय को पेमेंट नहीं की मिनिमम वेज, जैसे एबीसी कंपनी है जिसने 8,000 का पर मंथ पे उसके वर्कर है, वेर इज द मिनिमम वेज सेट बाय द स्टेट इज 10,000। द ऑफेंस फेलियर टू पे मिनिमम वेज, यहाँ पे तो पेनल्टी जो एम्प्लॉयर पर लगेगी 50,000 फॉर द फर्स्ट ऑफेंसेस अगर पहली बार उसने किया है, और अप टू रिपीटिंग द ऑफेंस द एम्प्लॉय में फेस ₹1 लाख एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 मंथ्स, प्लस उसको जो वेज है वो भी देना होगा। तो अनऑथराइज डिडक्शन अगर वो करता है, जैसे फैक्ट्री डिडक्ट 5,000 फॉर एन एम्प्लॉय एंड 10,000 वेज असे मिसलेनियस चार्जेस, तो इस केसेस में जो ऑफेंस आर्बिट्रेरी डिसीजन एक्सीडिंग द परमिट 50 लिमिट से ज़्यादा जो एक्सीड करता है, तो एम्प्लॉय इज फाइंड अप टू 50,000 मस्ट बी रिफंड डिडक्शन अमाउंट। उसी तरह से ऑब्स्ट्रक्ट करता है अगर इंस्पेक्टर को जो आ रहा है इंस्पेक्शन के लिए, तो फाइन अप टू 50,000 है। और डिले करता है बोनस को, जैसे 8 मंथ से ज़्यादा और डेडलाइन बोनस नहीं कर सकता डिले, तो ऑफेंस नॉन पेमेंट ऑफ बोनस विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, तो ये करता है। की चैलेंजेस अंडर द वेज जो है, कंपाउंडिंग ऑफेंस, जैसे सर्टेन माइनर ऑफेंसेस कैन नाउ बी कंपाउंडेड रिड्यूसिंग द बर्डन लिटिगेशन ऑन एम्प्लॉय। यूनिफॉर्म पेनल्टी करती है ये, द कोड प्रिस्क्राइब्स कंसिस्टेंट पेनल्टीज फॉर सिमिलर ऑफेंसेस अक्रॉस एस्टेब्लिशमेंट एंश्योरिंग फेयरनेस। स्ट्रिक्ट पेनल्टीज देती है फॉर रिपीटेड ऑफेंडर्स, रिपीट वायलेशन अगर कोई करता है अट्रैक्ट हायर पेनल्टीज इम्प्रिजनमेंट एक्टिंग सच एज स्ट्रॉन्ग डिटरेंट। और द फैसिलिटेटर का जो रोल है, इनकम जैसे इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का एक्ट एज बोथ एनफोर्सिंग एंड गाइड एनकरेजिंग ऑफ कॉम्प्लायंस ओवर ए प्यूनिटी एक्शंस। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफेंस अगर देखते हैं तो प्रमोट करता है कॉम्प्लायंस को, कि वो डिटरेंट थियरी का वो प्रोविजन करता है, तो सेफगार्ड एम्प्लॉय राइट को भी करता है, इनकरेज करता है ट्रांसपेरेंसी को और डेटरिंग वायलेशंस को। इसके जो चैलेंजेस है, अगेन जो अवेयरनेस नहीं है, एनफोर्समेंट लिमिटेशन है, और एम्प्लॉयर का रेसिस्टेंस जो इसमें बहुत होता है, तो ये चीज़ें होती है। तो इस तरह से हमने ये ऑफेंस एंड पेनल्टीज के पूरे प्रोविजन देखे बेज कोड 2019 के। आइए अब लास्ट देखते हैं विजिलेंस का प्रोविजन जो इसमें बेज कोड 2020 में दिए हुए हैं। कि वेज को 2020 जो है, जैसे हमने देखा है कि वेज रिलेटेड लॉस है टू इंश्योर फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, लेबर प्रैक्टिसेस। और ये जो मिनिमम वेजेस पेमेंट है, बोनस है, या तो कोड कंटेंट्स मिसलेनियस प्रोविजन, मिसलेनियस प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेटिव जो एस्पेक्ट्स है, जो कंप्लायंस की मैकेनिज्म है, या ट्रांससीशनल मैटर्स जो है, वो आपके मिसलेनियस प्रोविजन में इस वेज कोड 2019-2020 में वो दिया हुआ है। तो ये की मिसलेनियस प्रोविजन अंडर द वेज कोड क्या है कि अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर कम फैसिलेटर, अभी इंस्पेक्टर कम फैसिलेटर को तो सुपरवाइज करता है गवर्नमेंट का, कि द कोड इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट, ये जो रिप्लेस करता है ट्रेडिशनल इंस्पेक्टर को। और ये फैसिलेटर करता क्या है कि डुअल रोल करता है, एक तो एनफोर्समेंट में कि एंश्योर कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द कोड, और सेकेंडली एडवाइजरी का काम ये करता है कि गाइड एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज हाउ टू कंप्लाई विद द कोड। तो ये दो रोल ये इंस्पेक्टर कम फैसिलेटर का है, जो कि मिसलेनियस प्रोविजन ऑफ दिस कोड में थी। इसी तरह से सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट का के मस्ट एस्टैब्लिश है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, ये गाइडलाइन करता है ये कोड। और ये बोर्ड में होगा कौन कौन, एम्प्लॉयर के जो बंदे होंगे, एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट होंगे, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी इस एडवाइजरी बोर्ड में होने जो जरूरी है, मिसलेनियस प्रोविजन में दिए हुए। इसके अंदर स्टेट एडवाइजरी बोर्ड के भी प्रोविजन है, कि जैसे सेंट्रल बोर्ड है वैसे स्टेट गवर्नमेंट कैन एंश्योर द स्टेट एडवाइजरी बोर्ड टू एड्रेस द रीजनल वेज रिलेटेड इश्यूज।
पेमेंट ऑफ ड्यू ऑन टर्मिनेशन, जैसे एम्प्लॉयर किसी को अगर टेम्पलेट एम्प्लॉय को टर्मिनेट करता है तो वेज जो मस्ट बी पेड विद इन द 2 वर्किंग डेज ऑफ दैट टर्मिनेशन, इस तरह के प्रोविजन भी मिसलेनियस प्रोविजन में दिए हुए हैं। ये सिविल कोर्ट को बार करता है और बार टू एंटरिंग द मैटर ऑफ द वेज कोड इंस्टेड अ डेसिग्नेटेड अथॉरिटीज टू हैंडल द डिस्प्यूट। तो इसमें क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, जिससे कि फटाफट इस तरह के मामले जो उसको सुलझाया जा सके, तो उसके प्रोविजन ये करता है ये कोड। ग्रीवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म, जैसे है अगर किसी का कंप्लेंट है तो अथॉरिटी अपॉइंट अंडर द कोड रिजॉल्व द डिस्प्यूट ऑफ द रिलेटेड द बोनस। तो ये क्विक करता है, जैसे 90 डेज के अंदर ये जो है किसको रिजॉल्व होना ही है, तो ये तारीख पे तारीख वाला और ये जो मामला इसमें जो बंद होता है और जो लेबर से रिलेटेड एम्प्लॉयर से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है उसको 90 डेज के अंदर जो है कि सुलझाने का भी इसमें प्रोविजन दिया हुआ है। प्रोहिबिशन ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जैसे मेल फीमेल में पहले क्या होता था कि मेल फीमेल को इक्वल रेम्यूनरेशन नहीं मिलता था, इसमें जो वेजेस दोनों को इक्वल होगी चाहे जो हो, और रिक्रूटमेंट ऑफ सिमिलर वर्क और इक्वल वैल्यू जो उसमें होनी चाहिए, और इसी के साथ उसमें जो इक्वल जो राइट्स है कि चाहे वो मैनिटरी बेनिफिट हो या फिर वो जब चाइल्ड कैरी करती है तब भी उसका वेज ना कटे, तो इस तरह के प्रोविजन इसमें किए हुए हैं। ओवर राइडिंग इफेक्ट है, जैसे वेज कोड ओवर राइड्स ऑल द इनकन्सिस्टेंट लॉस, इसके पहले के कितने भी लॉ होंगे यूनिफॉर्मिटी एम्बिग्यूटी हटाने के लिए, तो ये ओवर राइड इफेक्ट इसको इसके प्रोविजन में दिए हुए हैं। रूल मेकिंग पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि रूल वो फ्रेम कर सकती है इस कोड के ऊपर, जैसे मिनिमम वेज या पेमेंट ऑफ टाइम लाइन्स या बोनस के ऊपर। रिकॉर्ड एंड रजिस्टर के बारे में देखेंगे तो एम्प्लॉयर मस्ट मेंटेन रिकॉर्ड्स, वर्किंग आवर्स, डिडक्शन, ओवर टाइम, और ये सब के प्रोविजन रखने उसमें कंपलसरी होता है। ट्रांसलेशन प्रोसीजर, जैसे आपको पता है कि इतने कानून को वो रिपील कर रहा है ये कोड, तो आपके सिलेबस में अब ये नहीं है, इतना आपको ध्यान में रखना है। कोड है मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, ये सब को इस कोड ने रिप्लेस कर दिया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और जितना आपको पढ़ाया गया है वो आपके सिलेबस में, उसके इर्द गिर्द ही, आपके सिलेबस के बाहर का कुछ नहीं आता, तो आपको वो ध्यान में रखना है। मॉड्यूल 4 में दो आपका कोड है 2019-2020 का। एनी एक्शन फॉर द सेविंग क्लॉज है, जैसे एनी एक्शन फॉर इम्पोज द रिपील लॉ रिमेन वैलिड अंडर द कोड। डिजिटल पेमेंट के जो इसमें प्रोविजन है वो मिसलेनियस प्रोविजन में दिए हुए कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से, जैसे यूपीआई पेमेंट है या जीपे है या फिर जो है कि आपका इंटरनेट बैंकिंग है, उसके थ्रू आपको वो इसे कि ट्रांसपेरेंसी होता है और इसको करप्शन रिड्यूस करता है। एनुअल रिपोर्ट, एम्प्लॉयर मस्ट एम्प्लॉय द सबमिट एनुअल रिपोर्ट डिटेलिंग कंप्लायंस विद वेज रिलेटेड प्रोविजंस। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि रोल ऑफ सब इंस्पेक्टर कम फैसिलिटर का क्या है। चलिए देखिए, एक फैक्ट्री ओनर है, रिफ्यूज टू पे ओवर टाइम वेजेस टू वर्कर, तो इसमें क्या होता है कि जो ही इज आइडेंटिफाइड एज अ वायलेशन, क्योंकि उसने जो ओवर टाइम नहीं दिया वर्कर को, तो वर्कर अगर वो जाता है इसके पास कंप्लेन करने इंस्पेक्टर कम फैसिलिटर को, ए नॉन कम्प्लेस ऑफ द कंट्रोल द एक्शन इज इनिशिएटेड बाय हिम इमीडिएटली, और ये ऑनलाइन होता है, तो इसलिए जो ये इंस्पेक्टर कम फैसिलिटर होता है वो भी इसमें करप्शन नहीं कर सकता। पेमेंट ऑफ टर्मिनेशन, जैसे वर्कर टर्मिनेटेड ऑन January 10 देयर मंथली सैलरी इज ₹20,000, द एम्प्लॉयर मस्ट पे द वर्कर ड्यू बाई द 12th, 2 दिन के अंदर उसको जो टर्मिनेशन के बाद उसका पेमेंट मिल जाना चाहिए। फेलियर अगर होता है तो उसके ऊपर पेनल्टी आएगी। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जैसे मेल फीमेल वर्कर है परफॉर्मिंग आइडेंटिकल टास्क बट द फीमेल वर्कर रिसीव्ड लेस वेज, तो ये भी अब खत्म कर दिया गया है इस कोड के द्वारा। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इन बोथ द सर्कमस्टेंसेस। की चैलेंजेस जो मिसलेनियस प्रोविजन के, सिंप्लीफाइड एनफोर्समेंट है कि और स्ट्रेंथन करता है एडवाइजरी मैकेनिज्म को, टाइमली पेमेंट के बारे में, जेंडर इंक्लूसिव है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब मिसलेनियस के बारे में। एम्प्लॉयर के लिए इसका बेनिफिट यह है कि क्लियर इफेक्टिव ग्रीवियंस मैकेनिज्म है, इंश्योर करता है स्पीडी रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट को, और प्रोविजंस लाइक टाइमली पेमेंट अंडर टर्मिनेशन प्रोटेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। एम्प्लॉयर का देखें तो शिफ्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन एंड एनहांस ट्रांसपेरेंसी, और रेल मेकिंग पावर ये बनाता है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू एम्प्लॉयर टू कंप्लाई विद द स्टेट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। और ये गवर्नेंस के लिए जो है कि सिंप्लीफाई करता है प्रोसीजर, रिड्यूस लिटिगेशन कॉस्ट, और ये सिविल कोर्ट को का जो काम जो इस ये दे देते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, तो कोर्ट के ऊपर भी ये बर्डन कम करती है। अगेन चैलेंजेस जो इसके है वो अवेयरनेस कम है और इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी है। और इसी तरह से हमने देखा कि ये मिसलेनियस प्रोविजन जो है अंडर द कोड 2019 जो प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल, और ये सारी चीज़ें इसमें प्रोविजन भी ये लेके आता है। स्टूडेंट्स, हमने देखा जैसे कि ये मॉड्यूल 4 में ये टोटल 4 के 4 हमने प्रोविजंस देख लिए हैं। इसे अराउंड जो हमेशा 20 to 30 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ऑल द बेस्ट, सिलेबस के बाहर का कुछ नहीं आता। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ये चैनल, जिससे कि इस तरह के अच्छे वीडियोस मैं आप सबके लिए बनाता रहूँ। अच्छे से आप लोग पास हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल स्टूडेंट्स।